नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवान सिंह। भारत अपडेट की तरफ से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रांची आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची आंदोलन में लगातार देवेंद्र महतो अनशन पर थे और देवेंद्र महतो की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। देवेंद्र महतो की तरफ से जो बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की की गई है। 14 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर देवेंद्र महतो हैं और उन्होंने कहा कि हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती है। देवेंद्र महतो ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। देवेंद्र महतो की तरफ से कहा गया कि पुलिस और सरकारी मशीनरी ने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई है, लेकिन मेरी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। मेरी आवाज ऐसे ही गूंजती रहेगी छात्रों के साथ। देखिए, 14 दिन से देवेंद्र महतो इसी तरीके से भूख हड़ताल पर हैं। करीब उनका 12 से 13 किलो वजन गिर गया है और ऐसे में देवेंद्र महतो ने अब एक सनसनीखेज आरोप लगाया। जब विधानसभा के तरफ कूच कर रहे थे छात्र, उस समय याद कीजिए देवेंद्र महतो की तबीयत बिल्कुल खराब थी। एम्बुलेंस से जाने की उन्होंने जिद की और एम्बुलेंस से पहुंचे देवेंद्र महतो छात्रों के साथ वहां पर कूच करने। और उसके बाद उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि सरकारी मशीनरी ने मेरे साथ मारपीट की है, धक्का मुक्की की है। और अब यह खबर लगातार इस वक्त सुर्खियों में। देवेंद्र महतो की तरफ से कहा गया कि हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती और मैं ऐसे ही लगातार छात्रों के हित के लिए भूख हड़ताल पर रहूंगा। तो देवेंद्र महतो के तरफ से जो बयान दिए गए उसको लेकर के अब झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से छात्रों की राजनीति को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी एसटीएफ के जाबाज इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। इंस्पेक्टर सुनील कुमार अनिल दुजाना एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्रपति ने 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिसमें 9 कीर्ति चक्र शामिल हैं और इनमें इंस्पेक्टर सुनील कुमार का नाम भी शामिल है। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को अब देश सलाम करेगा। अनिल दुजाना एनकाउंटर में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने 78 वीरता पुरस्कार के नामों का ऐलान किया है और इसमें शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को अब कीर्ति चक्र से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ने 78 वीरता पुरस्कारों में जो मंजूरी दी है उसमें शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर स्पीच आ गई है। यूपी पुलिस के 12 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सम्मानित कर्मियों की सूची जारी की है। 12 पुलिस कर्मियों को वीरता का सम्मान दिया जाएगा। बहादुरी के लिए पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च दिए और उन्होंने बहादुरी से देश और प्रदेश की रक्षा की है। पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ देश की रक्षा में, सुरक्षा में ये वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च दिया है। इन 12 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के ये वीर जवान जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर इनके नामों की सूची दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। आगरा में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिला मुख्यालय समेत पूरे शहर को तिरंगे और रंग बिरंगी सजावट से सजा दिया गया है। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले वंदे मातरम और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करके देश के वीर बलिदानों को नमन किया गया।
वहीं डीसीपी सिटी अली अब्बास ने भी ध्वजारोहण करके पुलिसकर्मियों को मिठाई बांटी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मियों के उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र देकर के उनके उत्साह को बढ़ाया गया। यूपी के आगरा में एसपी द्वारा आगरा में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व को मनाया गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ध्वजा फहराया और उसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को राष्ट्रभक्ति से ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाने का शपथ भी दिलाया गया है। सीमा स्वतंत्रता दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हर जगह विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज डीसीपी सिटी कार्यालय पर भी यहाँ पर अभी 8 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ है और इसके अलावा जो हमारे यहाँ लोग उत्कृष्ट काम करते हैं उन सबको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारे शहर से 18-19 लोग ऐसे भी हैं जो पदक विजेता हैं और जिनको अभी पुलिस लाइन में सीपी सर द्वारा 8:30 बजे सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता की इस पावन अवसर पे जो स्वतंत्रता के असली वैल्यूज हैं उसको चेरिश करें और चेरिश करने के बाद उन चीज़ों को अपने नित्य जीवन में लेके आएँ ताकि हम एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज और बेहतर देश बनाएं। देखिए, आज के भारत के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद आगरा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के इस महापर्व के अवसर पर बहुत ही सम्मान पूर्वक यहाँ पर आज ध्वजारोहण कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है और साथ ही साथ पूरे जनपद में निर्धारित समय सारणी के अनुसार हर गांव, हर तहसील, हर ब्लॉक में ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित। और बढ़ेंगे आगे। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेता को हिरासत में सीआईएसएफ ने ले लिया है। तिरंगा फहराने से पहले सीआईएसएफ ने उनको हिरासत में लिया है। जेब में तिरंगा लेकर के हिंदूवादी नेता पहुंचे हुए थे ताजमहल के अंदर परिसर में। सीआईएसएफ हिंदूवादी नेताओं से पूछताछ कर रही है। हिंदू महासभा का बड़ा ऐलान, ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और ऐसे में देखिए, हिंदू महासभा की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है कि ताजमहल पर तिरंगा फहराने की हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। ये देखिए जरा तस्वीर, हिंदूवादी नेता जो पहुंचे हुए थे, जेब में तिरंगा लेकर के फहराने की कोशिश उन्होंने की ताजमहल के भीतर। सीआईएसएफ की नजर थी और सीआईएसएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीआईएसएफ के द्वारा पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीआईएसएफ के जवानों द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो क्यों फहराना चाहते थे अंदर ताजमहल के परिसर के भीतर ये तिरंगा। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। ताजमहल पर तिरंगा फहराने की कोशिश के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है और भी हिंदूवादी संगठन के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्हें अब पूछताछ के लिए ले जाया गया है सीआईएसएफ कार्यालय में। और लगातार सीआईएसएफ की इस वक्त नज़र है, लेकिन हिंदूवादी नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ताजमहल पर हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि किस तरह से तिरंगा यहाँ पर हम फहराएं। ताजमहल पर तिरंगा फहराने पहुंचे हिंदूवादी नेता को हिरासत में लेकर के पूछताछ सीआईएसएफ के द्वारा की जा रही है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के आगरा के ताजमहल परिसर की तस्वीर है, जहां पर सीआईएसएफ हिंदू नेताओं से इस वक्त पूछताछ कर रही है। कई लोग गए हुए थे अंदर तिरंगा लेकर के, फहराने की कोशिश थी कि ताजमहल पर तिरंगा फहराएंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, 15 अगस्त के इस अवसर पर, लेकिन सीआईएसएफ पूरी तरह से निगरानी इस पूरे कैंपस की करती है। जैसा कि आपको पता ही है, परिसर की निगरानी सीआईएसएफ के जिम्मे है। और ऐसे में सीसीटीवी कैमरों से जैसे ही हिंदूवादी नेताओं की ये तस्वीर सीआईएसएफ के पास पहुंची, सीआईएसएफ के जवान वहां पर पहुंच गए और इन्हें हिरासत में लेकर के अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ा मामला, एक संवेदनशील मामला है। सीआईएसएफ की तरफ से हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया है आज 15 अगस्त के अवसर पर। और आरोप ये है कि ये सब सीआईएसएफ के जवान वहां पर पहुंचे इसलिए क्योंकि तिरंगा फहराना चाहते थे हिंदूवादी नेता। कृष्णा हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। कृष्णा, बताइए जरा क्या जानकारी, अभी क्या अपडेट है? पूछताछ अभी भी जारी है कृष्णा? निश्चित तौर से जी, लगातार आगरा की बात करें तो आगरा में हिंदू महासभा द्वारा
आज ताजमहल पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा था, जहाँ पर एक जो हिंदूवादी नेता जो निशा ठाकुर वहां पर पहुंची और जो उन्होंने झंडा लेकर हाथ में दिखा, तो जैसे ही हाथ में झंडा दिखा तो सीआईएसएफ ने उन्हें रोका और उन्हें हिरासत में लिया और जो फोटो उनके मोबाइल में था वो भी डिलीट करा दिया और हिंदूवादी ने 3 लोगों को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा था कि ये हिंदूवादी नेताओं का कहना था कि जब पूरे देश में ध्वजारोहण हो सकता है तो ताजमहल पर क्यों नहीं। तो इससे पहले भी 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया था, लेकिन वहां पर भी असफल रहे। लेकिन हिंदूवादी नेता जो हिंदू महासभा लगातार इस तरह के लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम करता है। इससे पहले गंगा जल चढ़ाने का भी वाक्य आया था और कावड़ चढ़ाने का भी वाक्य, तमाम इस तरह के हिंदू महासभा के माध्यम से तमाम तरह की इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं और कई बार कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू महासभा जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, उसमें सीआईएसएफ और अन्य जो वहां पर स्थानीय पुलिस और तमाम आला अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। कई बार बड़ी कार्रवाई होती है। इस मामले में भी केजरीवाल जी लगातार हिंदू महासभा के कई कार्यकर्ताओं को रोका है और उन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन तमाम लोग वहां पर स्थानीय जो थाने में उन्होंने वहां पहुंचे हैं और उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जी कृष्णा, ऐसी कोई गाइडलाइंस है क्या कि ताजमहल पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता है? अगर ये लोग गए हैं तो क्या ऐसे पहले नियम है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, सोपी है सीआईएसएफ की तरफ से कि आप ताजमहल के परिसर के भीतर तिरंगा लेकर के नहीं जा सकते? बिल्कुल कीर्तिमान जी, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन तेजो माले और ताजमहल को लेकर एक विवाद चल रहा है और हिंदू महासभा और हिंदू जो कार्यकर्ता है तमाम इस तरह का दावा करते हैं कि ये हमारा तेजो महल है और तमाम तरह से जो कई काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है, जिसको लेकर हिंदूवादी लोग लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन करते हैं। चाहे गंगा जल अभिषेक की बात हो, चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो, कई ताजमहल के परिसर में तो पीले कपड़े पर भी रोक लगाई गई है। कई ऐसे जो सचिदानंद पहुंचे थे, इसके बाद पीठा साहब भी पहुंचे, तमाम ऐसे लोग भी पहुंचे जब पीले जो पर्स पहन के पहुंचे उन्हें भी रोका गया और बड़ा मामला टूट पड़ा। तो हिंदू महासभा आज उन्होंने ताजमहल पर जो ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे उनका झंडा भी लिया। निश्चित रूप से कृष्णा, अगर ये हिंदूवादी नेता धार्मिक प्रतीक अंदर लेकर नहीं गए हैं तो ये जांच का विषय है। अगर तिरंगा लेकर गए हैं तो फिर इनसे पूछताछ क्यों, ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कोई तिरंगा ताजमहल परिसर के अंदर नहीं फहरा सकता है क्या इस देश में? बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन अगर धार्मिक प्रतीक ले जाने का आरोप है तो वो जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कृष्णा आपका। आगे बढ़ेंगे, ललितपुर से खबर है। ललितपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भावुक कर देने वाला एक मार्च निकाला गया। तुवन प्रांगण से शुरू हुए इस मार्च में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नगरवासियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर के लोगों ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान लोगों ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाए रखने का संदेश भी दिया। मार्च ने विभाजन की त्रासदी की याद दिलाई और एकजुट भारत का संकल्प भी दोहराया गया। इसमें तस्वीरें आपको दिखा दें। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, जब इस देश को बांट दिया गया 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, और लाखों हिंदू विस्थापित हुए पाकिस्तान से भारत में रिफ्यूजी बनकर आए और वो पीड़ा, वो त्रासदी दर्शाती है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में एक काला दिवस, जब पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर करवाया गया। और ऐसे में इसी विभाजन विभीषिका की त्रासदी का दिवस पूरे भारत ने मनाया है। काला दिवस के रूप में मनाया गया, एक ब्लैक डे के रूप में मनाया गया है, जब याद किया गया कि वो विभीषिका कैसी थी। उस विभीषिका को, विभाजन की विभीषिका को भूले नहीं भुलाया जा सकता है, जब भारत और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांट दिया गया। और ऐसे में उस समय कितने लोगों की जानें गई, लाखों लोगों की जानें गई और लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपना घर खोया। जो लोग रातों रात, जिनको यह बताया गया कि अब वो हिस्सा पाकिस्तान का है और ये हिस्सा भारत का है, पंजाब के दूसरे हिस्से को हिंदुस्तान कह दिया गया और पंजाब के वेस्ट हिस्से को, पश्चिमी हिस्से को पाकिस्तान कह दिया गया। और वो जो विभीषिका है, जो लोग वहां से गुजरे, जो लोग वहां से आए, पाकिस्तान में गए, उन लोगों को इस विभीषिका के रूप में किस तरह से पीड़ा झेलनी पड़ी, यह दिवस बताता है।
हम सबको इस विभीषिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2021 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभाजन विभीषिका की उस पटकथा को देश के सामने लाकर के सच्चाई को उजागर किया कि 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वेला पर जो विभाजन हो रहा था उसमें लाहौर से जो एक्सप्रेस चल रही थी उस पर हमारे भारत में शरणार्थी बनकर लोग। और अब खबर यूपी के आगरा से है। आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पिता पर अपनी 11 माह की मासूम बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अकबरा यमुना पुल पर बाइक रोक करके वारदात को अंजाम दिया और पत्नी को भी पुल से फेंकने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने महिला को बचा लिया। सूचना पर पहुंची सिकंदरा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और वहीं बच्चे की तलाश के लिए पीएसी के गोताखोर यमुना में उतारे गए हैं। प्रथम दृष्टया गृह कलेश को घटना की वजह बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा तस्वीरें। बच्ची की तलाश में यमुना में गोताखोर कैसे उतरे, उसके बाद सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि 11 महीने की बेटी को किस तरह से यमुना में फेंक दिया गया, पत्नी को भी पुल से फेंकने की कोशिश की गई है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल इस वक्त आप देखिए उठ रहे हैं। राहगीरों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन बच्ची की तलाश में अभी देखिए यमुना में गोताखोरों को उतार दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपी के आगरा की तस्वीर है। पिता ने कैसे 11 महीने की मासूम को यमुना में फेंक दिया। आप सोचिए, संवेदनहीनता की हद है कि कैसे 11 महीने की बेटी को इस कलयुगी पिता ने यमुना में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी फेंकने की इसने कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने देखिए किस तरह से उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये खबर, जहां पर अपने 11 महीने की मासूम को इस कलयुगी पिता ने कैसे यमुना में फेंक दिया। उसकी तलाश जारी है, उसकी मौत हो गई, आप सोचिए। और अपने पत्नी को भी इसने फेंकने की कोशिश की है, गिराने की कोशिश की यमुना में, लेकिन राहगीरों ने संयोगवश, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं तस्वीरों को देख के कि कैसे बचा लिया है। तस्वीरें जो आई हैं बेहद भयावह तस्वीर है और रिश्तों को तार तार करने वाली तस्वीरें यूपी के आगरा से है, जहां पर एक पिता ने रिश्तों को कलंकित कर दिया है। और देखिए राहगीरों ने महिला को आरोपी की हिरासत में जो है वो बचा लिया है। तस्वीरें यूपी की आगरा की है। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का, देशभक्ति का दिन है। लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहा। तिरंगा वही था, जज्बा वही था, मगर जश्न का अंदाज नया रहा। लाल किले से वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की ऐतिहासिक गूंज, समारोह के केंद्र में जेएनजी पावर, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में स्वदेशी तकनीक, यानी 2026 का स्वतंत्रता दिवस परंपरा और तकनीक के संगम के साथ नए भारत की तस्वीर बेहद अलग नजर आई। आखिर इस बार क्या क्या रहा अलग और कौन कौन सी चीजें पहली बार हुई, आइए दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस, युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 थीम। तिरंगा वही, जज्बा वही, जश्न का अंदाज बिल्कुल नया। लाल किले से पहली बार वंदे मातरम की गूंज, देश की जेएनजी पावर बनी समारोह का केंद्र। सुरक्षा से लेकर समारोह तक स्वदेशी तकनीक का दम। पीएम के भाषण का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में एआई अनुवाद। युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता, तकनीक के साथ नए भारत की तस्वीर। वैसे तो 15 अगस्त हर साल आता है, लेकिन हर साल की कहानी एक जैसी नहीं होती। तिरंगा वही है, जज्बा वही है, जोश भी कायम रहा, लेकिन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बहुत कुछ नया है। लाल किले की दीवार से लेकर देश के कोने कोने तक कई नई तैयारियां इतिहास की किताब में पहली बार दर्ज हुई। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और आज ही लाल किले पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो
गए हैं, जो सबसे बड़ा आकर्षण रहा। ज्ञानपथ पर एनसीसी और माय भारत के स्वयंसेवकों ने फूलों और मानव संरचना से वंदे मातरम लिखा। साथ ही लाल किले पर उपयोग होने वाली सभी उपकरण पहली बार पूरी तरह स्वदेशी थे। आजादी के 80वें साल में 150 साल पुराने वंदे मातरम की गूंज देश भर में देखी जा रही है, जो लाल किले से पहली बार सुनाई दी। जहां आज एक एक भारतीय के वंदे मातरम सुन करके, गा करके रोंगटे खड़े हो गए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके आंखें भर आई। वहां जेएनजी को देश का शो स्टॉपर बनाया गया। जी हां, युवा शक्ति को देश के भविष्य की ताकत के तौर पर सामने रखा गया और देशभक्ति के समारोह में कई नए बदलाव भी दिखाई दिए। यानी इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि आजादी का जश्न कैसे मनाया गया, मुख्य केंद्र ये रहा कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस पिछले वर्षों से कितना अलग और खास रहा। इस बार लाल किले की दीवार से पहली बार वंदे मातरम का आधिकारिक गायन हुआ, क्योंकि आज राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ आज हर किसी के मुंह पर वंदे मातरम की गूंज है, वहीं आज की मेन थीम युवा शक्ति से विकसित भारत 2047 पर आधारित है। पिछले 2 महीनों में हम सब ने जेएनजी की सोच और क्षमता को गहराई से समझा है, तो क्यों ना देश के इस खास पर्व और आजादी की जीत को जेएनजी को ही डेडिकेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा युवा सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में स्वतंत्रता समारोह में यंग बिजनेसमैन, स्टार्टअप और तकनीकी उपलब्धियों को विशेष मंच और सम्मान दिया गया। और अब आपको आज के जश्न की सबसे खास बात बताते हैं, जिससे हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। आज दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा और समारोह में उपयोग होने वाले हर एक बारीक से बारीक उपकरण पूरी तरह मेक इन इंडिया और स्वदेशी से निर्मित रहे हैं। हर स्तर पर मेक इन इंडिया की झलक दिखाई दी। यानी सुरक्षा का घेरा भी अपना, तकनीक भी अपनी और जश्न का अंदाज भी अपना। छोटे से छोटे उपकरण से लेकर अहम सुरक्षा इंतजामों तक विदेशी निर्भरता को कम करने का मैसेज दिया गया। यह सिर्फ इंतजाम नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन है। तिरंगे की शान के बीच इस बार लाल किले से देशभक्ति के साथ साथ इंडियन तकनीक का संदेश भी बुलंद होता नजर आया। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की भाषा एक ही है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया। डिजिटल इंडिया भाषणी एआई के जरिए पीएम की स्पीच का 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद उपलब्ध कराया गया। दिल्ली से निकलने वाली आवाज आज भाषा की दीवार को पार कर सीधे देश के लोगों तक पहुंची। हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, हर जुबान में वही संदेश, वही जज्बा और वही राष्ट्रभाव दिखाई दिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की भारत अपडेट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।